सर नमस्कार, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जो इंडिया ने अभी बांग्लादेश का ट्रेड रूट बंद किया है, तो इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और ये चिकन नेक पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके? देखिए, एक्चुअली इंडिया को बांग्लादेश ने फोर्स किया कि तुम ये स्टेप लो, क्योंकि बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा था। देखिए, अगस्त 5 को बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को वहां से निकाल दिया गया। जी वहां पे उस टाइम पे यूएस की डीप स्टेट काम कर रही थी जी और आर्मी को भी उनके साथ मिलना पड़ा। तो जी जब शेख हसीना इंडिया के अंदर आ गई तो मोहम्मद यूनिस पावर में आ गए। इलेक्टेड लीडर नहीं है ये, सिलेक्टेड भी जी नहीं है। इन्होंने मतलब यूएसएन को ऊपर गद्दी पे बिठा दिया। आप गद्दी में है तो ठीक है, अपनी कंट्री को संभालो। लेकिन आते ही क्या काम शुरू हुआ, हिंदुओं पे अत्याचार होने शुरू हो गए। हिंदुओं को अटैक करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, उनके घर चलाने शुरू कर दिए। और यहाँ पे 2000 से ज्यादा इंसिडेंट हुई जो वायलेंस हुई हिंदुओं के खिलाफ। इंडिया ने इनसे कहा भी इसको कंट्रोल करो, फिर भी कंट्रोल नहीं किया। मंदिर तोड़ दिए गए, जो वहां पे हमारे फंक्शन होते हैं हिंदुओं के, उनको रोक दिया गया और बेदर्दी से हिंदुओं का मैसेकर किया गया बांग्लादेश के अंदर। लेकिन वर्ल्ड में किसी को चिंता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनको चिंता है। इंडिया भी इनको समझाता रहा बड़ी देर के बाद, चलो आज तो कल आएगी। उसके बाद इन्होंने इंडिया के चिकन नेक पे टारगेट करना शुरू कर दिया। बरक्यार टू टीवी ड्रोन्स जो है उनको लगा दिया और कहा कि मतलब इंडिया को धमकी सी देनी शुरू कर दी। इनके बहुत से लोगों ने कहा जी हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे। कुछ ने तो ये कहा, जो मोहम्मद यूनिस के गवर्नमेंट के लोग थे, कि त्रिपुरा पे कब्जा कर लेंगे, वेस्ट बंगाल पे कर लेंगे, उड़ीसा पे कर लेंगे। और एक इनका आर्मी का एक्स था, उसने कहा जी हम 3 दिन के अंदर सब पे कब्जा कर लेंगे। जी इंडिया तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि इंडिया को पता है कि बांग्लादेश की पावर नहीं है। देखिए, बांग्लादेश के आसपास हमारी 4 आर्मी की बेसेस हैं जो उनके 10 से 30 किलोमीटर दूर हैं। 4 हमारी एयर बेसेस हैं। बागराम वहां पे जो हमारी सबसे बड़ी बेस है हाशिमारा के अंदर वेस्ट बंगाल में, जहां पे जी हमारे जो रफाल प्लेन्स है वो भी स्टेशन है। इंडिया ने अपने S-400 मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे, आकाश मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया, T-72 और T-90 टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया बांग्लादेश के आसपास। साथ में ये उसके बाद चले गए चाइना के अंदर। मोहम्मद यूनिस मार्च 25 से लेके मार्च 29 तक, और वहां जाके इन्होंने बड़ी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट इशू कर दी। आप अपनी कंट्री में बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, चाइना में जाके कहते हैं कि जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हैं 5 जो स्टेट्स हैं, 5 सिस्टर स्टेट्स, जी जी वो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, लैंडलॉक्ड है, सबको पता है। लेकिन कहता उनका खुलने का रास्ता एक ही है, वो है बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से। और कहा कि हम सी को कंट्रोल करते हैं, हमारा बे ऑफ बंगाल में पूरा कंट्रोल है। तो ये बात जो है ना इंडिया को हजम नहीं हुई। उसके बाद ये चले गए बिम्स्टेक की मीटिंग अटेंड करने, अप्रैल 2 से लेकर अप्रैल 4 तक, जो बैंकॉक में होल्ड की गई। जी और ये मीटिंग सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में थी। और बिम्स्टेक के जो मेन मेंबर है वो कौन है? इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का हमारा सी भी लगता है श्रीलंका से। फिर साथ में जो है थाईलैंड लगता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाया जा रहा है म्यांमार के थ्रू, जो जाएगा थाईलैंड के अंदर, ताकि उनको रास्ता मिले। इवन म्यांमार का जो स्वेटे पोर्ट है, वहां से इंडिया ने पूरा काम कर लिया कि उनको सी का एक्सेस दिया जा रहा है वहां से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। एक्सेस तो इनके चिटागोंग पोर्ट से भी था, लेकिन मोहम्मद यूनिस के आने के बाद यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी दोनों कंट्रीज के रिलेशन के बीच में। तो इंडिया ने इनको ये भी कहा उस टाइम पे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 200 वारशिप्स हमारे, 200 हमारे एयरक्राफ्ट बांग्लादेश के आसपास है। बांग्लादेश के आर्मी के पास सिर्फ 50 एयरक्राफ्ट हैं आउटडेटेड, नेवी उनकी एग्जिस्टेंट नहीं है। 1.5 लाख की उनकी आर्मी, हमारी आर्मी 13 लाख की। तो इसके बाद पीएम मोदी से जब मीटिंग हुई तो ये अचानक पीएम मोदी ने इनको ओके कर दिया कि आप मीटिंग करिए साइड टाइम पे, बिम्स्टेक की मीटिंग पे बैंकॉक के अंदर। तो ये ना फटाफट इन्होंने कहा, इनको कागज पेन लेके आ गए जिसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए थे। पीएम मोदी को पेन की जरूरत नहीं थी, वो तो अपने सारी मेमोरी है, उनके दिमाग में सारा कुछ रहता है कि क्या बात करनी है, क्या क्या नहीं करनी। वहां पे जाकर के घबराए हुए थे, लेकिन एक उल्टी सीधी बात करते रहे। पीएम मोदी ने कहा देखो यहाँ पे आए हैं, दोनों कंट्रीज की बात करो कि हमारे आपस में क्या रिलेशन होने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी अचीवमेंट्स है, क्या हमको अचीव करना है। और 40 मिनट की मीटिंग थी, रिजल्ट तो कुछ आना नहीं था, लेकिन पीएम मोदी जितना समझा सकते थे समझा दिया। और बेसमझ आदमी के दिमाग में तो कोई बात आएगी नहीं। उसके बाद जब वहां से वापस आए
तो इंडिया ने पहला स्टेप लिया कि तुम्हें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट चाहिए या हमारा चिकन नेक चाहिए, देते हैं तुम्हें। इन्होंने इनके साथ जो एग्रीमेंट था कि, और इंडिया ने इनको फ्री एक्सेस दिया हुआ था कि आपका जो सामान आपने एक्सपोर्ट करना है भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर, हमारा लैंड रूट रखिए, वहां से जाइए, सामान को डिलीवर करिए। उससे क्या था, इनको फायदा होता था, दोनों तरफ ट्रेड से इनको फायदा था, क्योंकि हम चार्ज तो कोई लेते नहीं थे। और अगर आपका सामान बाई रोड जाता है तो सस्ता पड़ता है। इवन इनके जो कपड़े, एक्चुअली क्या है, बांग्लादेश के 80% जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है वो कपड़े से, कपड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो भी सामान इंडिया के पोर्ट से जाता था, इंडिया के एयरपोर्ट पे जाता था, क्योंकि इनके एयरपोर्ट भी छोटा है, इनका पोर्ट भी छोटा है, तो वहां से सामान तो जा नहीं सकता सारा। और देखिए, बाहर जाने के लिए आपका सामान सस्ता होगा तो बिकेगा, आप टाइमली पहुंचाएंगे तो बिकेगा। इंडिया ने जब इनको मना कर दिया कि आप हमारे पोर्ट्स को यूज नहीं कर सकते, हमारे एयरपोर्ट को यूज नहीं कर सकते, यानी कि ट्रांजिट जो शिपमेंट थी उसके मना कर दिया, उससे क्या हुआ कि इनका सामान अटक गया, सामान इनका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। इनके एयरपोर्ट और जो पोर्ट्स हैं वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे तो हलचल मच गई, इंडस्ट्री पे बहुत से ऑर्डर कैंसिल हो गए। लेकिन इन्होंने उसके बाद फिर एक और काम किया, इन्होंने कहा ये इंडिया से एक्चुअली क्या है, दोनों कंट्री की जो ट्रेड है वो है $16 बिलियन की। $13 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं, $3 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि बांग्लादेश सोच रहा है कि हम अगर इंडिया से चीजें नहीं लेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। हमारी इकोनॉमी इस टाइम पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, $4 ट्रिलियन हम पहुंचने लगे, हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन की है। हमारा इनका बजट कितना है बांग्लादेश का बजट है $69 बिलियन का पर ईयर। हमारे को फॉरेन से रेमिटेंस कितनी आती है, सिर्फ रेमिटेंस जो लोग फॉरेन के अंदर बैठे हैं वो आती है $140 बिलियन की, मतलब इनके बजट से ज्यादा डबल तो हमारी फॉरेन रेमिटेंस आती है। इनका जो डिफेंस का बजट है वो है $5 बिलियन का, हमारा जो बजट है वो है $70 बिलियन का, और उसके ऊपर और क्या है, $20 बिलियन हम हर एक साल खर्च करते हैं अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। वर्ल्ड में आज दुनिया को लोग पूछते हैं, देखिए पाकिस्तान ने पहले ये गलती की थी, जब आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। इमरान खान उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम। तो जब ट्रेड बंद कर दी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने आप डूब गई, इंडिया को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। पाकिस्तान आज $1 बिलियन मांग रहा है, एक टाइम पाकिस्तान को IMF ने दिए थे $5 बिलियन, $4.5 बिलियन। तो उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था इससे ज्यादा पैसे तुमने बांग्लादेश को दे दिए। जब शेख हसीना थी तो बांग्लादेश को हम पैसे दिया करते थे, और आज भी बांग्लादेश ने इंडिया के बहुत पैसे वापस करने हैं। अब एक और देखो, जब गधे के सिर पे सींग तो होते नहीं है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा ये इंडिया से यार्ड नहीं मंगाएंगे, यानी कि जो कॉटन है वो नहीं मंगाएंगे, जो शायद $3 बिलियन की मंगाया करते थे हर एक साल, वो कॉटन मंगा करके अपनी कंट्री के अंदर ये कपड़े बनाते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे। तो अब अगर इंडिया से कॉटन नहीं लोगे तो किससे लोगे? पाकिस्तान के इससे पहले कि जो कपड़ा इंडस्ट्री थी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जब से इंडिया से उन्होंने ट्रेड बंद की उनकी कपड़ा इंडस्ट्री बंद हो गई। कपड़ा इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? कॉटन चाहिए, सस्ती कॉटन चाहिए, दूसरा आपको बिजली चाहिए। अब इंडिया जो अगला स्टेप कर रहा है वो बांग्लादेश की बिजली बंद कर रहा है, नेपाल से इनको बिजली आती है, वो रूट इंडिया बंद कर रहा है। फिर अडानी इनको साल की $800 मिलियन की बिजली देता है, वो बंद करने की तैयारी चल रही है। तो अगर वहां पे आपके कंट्री के अंदर कॉटन नहीं होगी, साथ में बिजली नहीं होगी, तो आपकी इंडस्ट्री कहां से चलेगी? लेकिन यूनिस जैसे आदमी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं इनको, तो ऐसे आदमी तो गद्दी बिठा दिया आपने, क्योंकि ये ना सिलेक्टेड है ना इलेक्टेड है, ये तो गद्दी पे जबरदस्ती बिठा दिए गए। अब आप कंट्री के अंदर कॉटन नहीं होगी तो आपकी कपड़ा इंडस्ट्री तो बंद, आप कहां से कॉटन मंगाओगे? जहां से मंगाओगे महंगी पड़ेगी ना। एक तो जब इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी, उससे क्या है कि इनका कपड़ा लेट पहुंच रहा है, कपड़ा इनका जा नहीं रहा, टाइम भी आप ऑर्डर नहीं दे पा रहे, तो बहुत से ऑर्डर तो कैंसिल कर दिए गए। फिर जब कॉटन नहीं मंगाओगे तो कहां से मंगाओ? आज इंडिया से तो मंगा ली, बंद कर दी, लेकिन आपके पास कॉटन कहां से मंगाओ? पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान के अंदर तो खुद नहीं होती, तो कौन सी कंट्री आपको देगी? जहां से लोगे महंगी पड़ेगी ना, आपको महंगी पड़ेगी तो आपकी चीज नहीं बिकेगी। तो इस टाइम पे क्या है, बांग्लादेश की हालत हो गई खराब, कपड़ा इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो और बहुत यूनिट जो है वो अपनी लगे हुए हैं, फिर आपके पास इकोनॉमी नहीं है। अब जब इकोनॉमी इनकी खराब हो गई तो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पे आए थे इनकी कंट्री के अंदर, और आके इनसे कहा, बड़ी दोस्ती चल रही थी, क्योंकि पहले इन्होंने पाकिस्तान के ISA की टीम को बुलाया चिकन नेक के पास, फिर टर्की के लोगों को बुलाया चिकन नेक के पास, फिर तीसरी इन्होंने बात कर दी चाइना से चिकन नेक की। इंडिया ने कहा हमने पूरी मजबूती कर दी है, हमने S-400 लगा दी है, हमने ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है, हमने आकाश मिसाइल लगा दी है, और हमने अपने टैंक्स को वहां पे इंस्टॉल कर दिया है चिकन नेक के पास। और इंडिया इस टाइम पे प्लान कर रहा है कैसे चिकन नेक को एलिफेंट नेक बना दिया जाए, यानी कि कैसे इसको बड़ा किया जाए। अब दूसरी बात क्या है, आप हमारी चिकन नेक पे जो टारगेट कर रहे हो,
लेकिन आप क्या अपने आप को डिफेंड कर पाओगे अगर इंडिया ने अटैक किया? फिर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी आए तो उनसे कहते हैं इन्होंने कि आपने हमारे $4.52 बिलियन देने हैं, 71 से लेकर के अब तक जो आपने देने थे। तो वहां पे आपस में खींचतानी शुरू हो गई, क्योंकि अब देखो वही कहते हैं ना, भूखा भूखे की क्या, भूखा भूखे से क्या लेगा, क्या देगा भूखा भूखे को? क्या मुझे दिख रहा पाकिस्तान है? का तो खुद पैसे नहीं है, या अब इनको पैसे चाहिए, कौन देगा इनको पैसे? चाइना आपको पैसे दे देगा, लेकिन जो चाइना आपको पैसा देगा वो देगा आपको 5% इंटरेस्ट पे, और इंडिया ने जो इनको पैसा दिया था वो दिया था 1% से लेस इंटरेस्ट, और आईएमएफ भी आपको दे देगा 1% पे। लेकिन आईएमएफ से कोशिश कर रहे हैं पैसा लेने की, आईएमएफ तो उनको पैसे दे नहीं रहा, क्योंकि आज वहां पे जो बाइडेन नहीं बैठे, वहां पे ट्रम्प बैठे हैं यूएस के अंदर, और आईएमएफ पे यूएस का कंट्रोल है, तो पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, इकोनॉमी आपकी चलेगी नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयड है। थोड़ा जो इंडिया यहाँ को राइस और चावल देता है वो भी बंद कर देगा। देखिए, पाकिस्तान इंडिया से बिजनेस बंद कर दिया तो नुकसान किसका हो? पाकिस्तान का। इससे पहले मालदीव भी यही काम कर रहा था कि पीएम मोदी को गाली दे दी। जब पीएम मोदी लक्षद्वीप में बैठ गए, सिर्फ फोटो खिंचवाई थी, कहा कुछ नहीं, तो वहां पे इंडियन टूरिस्ट जाने बंद हो गए, और मालदीव आज अपनी इकोनॉमी से नहीं उभर पाया, और अल्टीमेटली बीजू को इंडिया के पास आना पड़ा। जो मोहम्मद बीजू थे उनके प्रेसिडेंट, उनको इंडिया के पास आना पड़ा। श्रीलंका के भी हाल बड़ा बुरा था बहुत साल तक, क्योंकि चाइना के डेप्ट ट्रैप में आ गया था। जब श्रीलंका को मुश्किल पड़ी तो इंडिया ने उसकी मदद की, इंडिया ने उनको राइस दिए, चावल दिए, पेट्रोल दिया, पैसा दिया, और साथ में उनको हेल्प की, और धीरे धीरे श्रीलंका इस सिचुएशन से बाहर आ गया। तो आज श्रीलंका इंडिया की इज्जत करता है, क्योंकि इंडिया ने उसको बुरे बुरे टाइम में हेल्प की थी। इंडिया ने मालदीव की हेल्प की भी, लेकिन मालदीव फिर एक मुस्लिम कंट्री है, आप जानते हैं मुस्लिम तो किसी के सगे है नहीं, और ये सोचते हैं कि इंडिया के साथ जो $13 बिलियन का बिजनेस करते हैं उससे इंडिया डूब जाएगा। देखिए, इंडिया के $100 बिलियन की ट्रेड है इस टाइम पे आसपास यूएई के साथ, $50 बिलियन की इस टाइम पे ट्रेड चलती है उनके सऊदी के साथ, रशिया के साथ हम ट्रेड 2030 तक इंक्रीज करना चाहते हैं $100 बिलियन की, और यूएस ने इंडिया को भी इन्वाइट किया है, आप आइए डेलीगेशन लेकर के, आपके साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। $500 बिलियन का सारा बड़ा इंडिया के आसपास घूम रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को देख करके, इंडिया की स्ट्रेंथ को देख करके, इंडिया की पोजीशन को देख करके। और आज बांग्लादेश जैसी कंट्री जिसकी अपनी औकात नहीं है, वो इंडिया को गाली दे रहा है। सूद सर, आपने भी इसमें काम किया होगा, क्योंकि आप भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो, कि जिस टाइम पे बांग्लादेश को आजाद करवाया उस टाइम पे इंडिया ने कंट्रोल क्यों नहीं किया इसकी आर्मी पे? भाई हम इतना कंट्रोल रखे भाई, आगे चल के हमें परेशान ना करें। देखिए, ऐसा तो है नहीं, ऐसा बात है। देखिए, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया था। जी जी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, क्योंकि पाकिस्तान एक लायबिलिटी बना था इंडिया के लिए, जी और उस टाइम पे बड़े लोग ने क्वेश्चन उठाया, कहो तो अलग बात कर लेंगे, इस पे भी कर लेंगे कि इंडिया ने 93,000 सोल्जर को क्यों छोड़ दिया था। जी वो भी इसका रीजन था, बहुत हो जाएगा, उसका भी रीजन था। हाँ, जी। तो अच्छा, दूसरी बात है कि इंडिया ने पीओके पे कब्जा क्यों इंडिया? देखो, इंदिरा गांधी जितना काम किया फुल प्रूफ काम किया था, ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी को गलती की थी। जी इंदिरा गांधी ने एक अपने रॉ के चीफ को भेजा था बांग्लादेश के अंदर, मुजीबुर रहमान को बताने के लिए कि तुम्हारे जो है ना कंट्री के अंदर तुम्हारे आर्मी के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। ये जो तुम्हारे मोहम्मद यूनुस बैठे हैं ना, इनकी जो फैमिली का बिजनेस था सुनहरे का बिजनेस था, और उस टाइम पे ये पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करते थे, इनकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती थी पाकिस्तान की आर्मी को या रजाकर्स को। उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि हमने कुछ काम नहीं किया था। हुआ क्या कि देखिए, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब 1971 का वार इंडिया ने जीता, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं, इंडिया ने डिफीट दी थी यूएस को, हमने अमेरिका को डिफीट किया था। लेकिन अब हम कोई बहुत बड़ी पावर तो है नहीं, आज भी हम अमेरिका से तो लड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद 1975 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर कर दिया गया, और वो दिन था जैसे 15 अगस्त से 26 जनवरी, जब रॉ के चीफ अपने ऑफिस में नहीं जाते, और स्पेशली चुना गया था, बल्कि उनको बता दिया था कि तुम्हारे को मर्डर होने वाला है, हो सकता है तुम्हें मार दें, हमने अपने कमांडोज को बॉर्डर पे रखा हुआ है, सिर्फ हिंट दे देना। लेकिन मुजीबुर रहमान को शायद टाइम नहीं मिला या ओवर कॉन्फिडेंट थे। अगर शेख हसीना थी तो हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे थे, लेकिन गद्दारों का तो कोई नाम नहीं लिखा होता ना। पाकिस्तान को हमने क्या नहीं किया, पाकिस्तान अगर गद्दारी पर उतर गया तो क्या कर सकते हैं? देखो, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की इज्जत है मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, सऊदी ले लो, यूएई ले लो, ओमान ले लो, टर्की तो छोड़ दो, और बाकी जितनी कंट्री ले लो, ईरान ले लो, सब इंडिया की इज्जत करते हैं। कौन नहीं करते? कौन इंडिया से हेट करते हैं? इंडिया के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, ये मुसलमान है ही नहीं, इनको कोई वर्ल्ड के अंदर मुसलमान मानता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं इनको।
अब पीएम मोदी इस टाइम पे सऊदी अरब जाने वाले, थर्ड विजिट पे इनको जी स्पेशल जी इनवाइट किया गया है। इन्होंने जी 5 विजिट किए हैं यूएई के अंदर। जी। कौन सी ऐसी कंट्री जिसके अंदर पीएम मोदी विजिट नहीं की और पीएम मोदी को इंपॉर्टेंस नहीं मिली? मोदी जी ने तो यूएई में मंदिर भी बनवा दिया सर। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे मंदिर देखिए, बेसिकली क्या है कि आपके पास पावर आ गई, आप थोड़े दिन की पावर है, इनके पास ज्यादा दिन नहीं रहेगी, बहुत जल्दी जी इनको हटा दिया जाएगा। वहां के आर्मी चीफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जी शायद हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा स्लो चल रही है। अगर इंदिरा गांधी होती तो आज बांग्लादेश पे पूरा कब्जा कर लिया होता, बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर लिए होते, क्योंकि यहाँ पे जी। प्लान चल रही है। बांग्लादेश के जैसे बहुत से एरियाज को इंडिया से मिलाने की प्लान चल रही है, जहाँ पे हिंदूज जैसे चकमास हैं, जी चकमा हिल ट्रैक के एरिया है, जी जी वहां पे हिंदूज हैं, उन पे कब्जा करने की बात चल रही है। लेकिन क्या है कि जो रॉ या आर्मी के ऑपरेशंस होते हैं, रॉ के ऑपरेशंस होते हैं, थोड़े स्लो चलते हैं, अंदर से खोखला करके काम किया जाता है। हो जाएगा बहुत जल्दी, चिकन एग भी चोरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी नहीं है कि इंदिरा गांधी ने काम पूरा नहीं किया, इंदिरा गांधी ने बड़े तरीके से काम किया था। जी और जी जब भी कहोगे बात कर लेंगे कि 93,000 सोल्जर क्यों छोड़े, क्यों हमने पीओके पे कब्जा नहीं लिया जब 1971 को बाहर का हुआ। जी। सूद सर, आपके हिसाब से ये बांग्लादेश वाला मामला है कितने दिन और चल सकता है, आगे खींच सकता है ये? देखिए, इंदिरा गांधी होती तो 3 दिन में खत्म कर देती, और जैसे मोहम्मद यूनुस थोड़ी गलती कर गए, यानी कि कुछ अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, तो इंडिया उसका बदला ले लेगा इमीडिएटली। लेकिन पीएम मोदी की एक अलग पॉलिसी है, पीएम मोदी ठंडा करके खाते हैं, गर्म नहीं खाते। जब पुलवामा हुआ था तो पीएम मोदी ने कहा था अब तुम गए, पूरी तैयारी कर ली थी, पाकिस्तान ने अपने टैंक अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेके बॉर्डर पे लगा दिए, लेकिन पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, डिफरेंट तरीके से एयर स्ट्राइक कर दी। और उस टाइम पे पीएम मोदी ने एक स्पेशल कहा कि यहाँ पे कोई सिविलियन नहीं मारा जाना चाहिए, जी कोई आर्मी का आदमी नहीं मारा जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई है मिलिटेंट के साथ। और स्पेशली ऐसी जगह का किया जहां पे एलटीटी का हेडक्वार्टर था, जहां पे एलटीटी के मिलिटेंट बैठे थे। और स्पेशली उस दिन जब नए मिलिटेंट ग्रुप ने वहां ज्वाइन किया था, 300 से ज्यादा मिलिटेंट को मार दिया था हमने उस टाइम पे। और आज पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के मिलिटेंट को मारा जा रहा है। बांग्लादेश का नंबर आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा बांग्लादेश का। मैं ये नहीं कहता, पीएम मोदी थोड़ा स्लो चलते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। इंदिरा गांधी होती तो आज बांग्लादेश का हाल जो मोहम्मद यूनुस को उठा करके समुद्र में फेंक दिया होता। सूद सर, जैसे जितने भी ये जो इस्लामिक कंट्रीपंथी जो सत्ता में आते हैं, उनका ऑटोमेटिक दिमाग कैसे खराब होता है, एकदम कैसे दिमाग खराब हो जाता है? जैसे वो म्यांमार वाला भी मामला था, म्यांमार ये मालदीव वाला मामला था, इधर पाकिस्तान है, फिर ये बांग्लादेश में नई सरकार चेंज होगी। इनका ऑटोमेटिक ऐसे दिमाग कैसे खराब होता है? क्योंकि इस सत्ता पे पहुंचने के लिए तो को बहुत समझदार व्यक्ति को बैठाया जाता है, इनका कैसे दिमाग खराब हो जाता है? देखिए, ऐसा है ना, आदमी के दिमाग का तो पता नहीं होता, ये इमेच्योर लोग हैं। आप यूएई की बात कर लो ना, यूएई क्यों नहीं इंडिया के बारे में कुछ कहता, सऊदी क्यों नहीं बोलता, ईरान क्यों नहीं कुछ बोलता इंडिया के बारे में? जी जी क्योंकि ये मेच्योर लोग हैं, ये अपनी कंट्री का सोचते हैं। और ये जो बैठे हैं, जब मालदीव के बीजू बैठे हैं, ये अपने खुद का सोचते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, बहुत सी कंट्रीज को ना चाइनीज या फॉरेन लोग पैसा दे देते हैं और वो उनके लॉयल हो जाते हैं। जैसे बीजू को चाइना ने बहुत सा पैसा दिया, तो चाइना गोद में जाके बैठ गए। अल्टीमेटली यहाँ पे डर लग रहा है उनको कि यहाँ कू ना हो जाए। इसी तरीके से जो मोहम्मद यूनुस बैठे हैं, ये तो डीप स्टेट के मेंबर है। बिल क्लिंटन के जैसे लोगों ने इनको पैसा दिया होगा और पैसा देके बिठा दिया, गद्दी बिठा दिया, उनके पास पावर थी। हटाने को तो आज ट्रंप इनको हटा सकता, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इंडिया इसको डील करे। और जैसे मैंने कहा, मोदी साहब थोड़ा स्लो काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। शायद वो वायलेंस नहीं चाहते, बिजनेस की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी पोजीशन खराब ना हो, हमारी रेपुटेशन खराब ना हो, हमारा बिजनेस खराब ना हो। अब देखो, यहां से यूएई के जाने के लिए एक अंडरग्राउंड ट्रेन चल रही है। एक ट्रेन जाएगी जो 2 घंटे के अंदर यूएई पहुंचा देगी, समुद्र के नीचे जी से। और ट्रेड उसके जी थ्रू जाएगी, ऑयल बाकी चीजें उससे पास करेंगी ट्रेन के साथ। तो हम उस तरीके की सोच रहे हैं। फिर हम एक रूट बना रहे हैं, यहां से हमारा सामान जाएगा यूएई के अंदर, यूएई से जाएगा सऊदी से, सऊदी से जाएगा आपके इजराइल में बाय रोड, जी और वहां से जाएगा हाइफा पोर्ट से होकर के जाएगा यूरोप के अंदर वाया ग्रीस। ट्रेड छोटी पड़ेगी, बिजनेस कम, बिजनेस अच्छा होगा। इवन इससे पे हम रशिया के साथ हमने नया रूट अडॉप्ट कर दिया है। जी रशिया से सामान आने में 40 दिन लगते थे, आज वो सामान 22 दिन में पहुंच रहा है। और वहां पे भी ट्रेड चलने की बात चल रही है कि हमारा 22 दिन के अंदर ट्रेड हो जाएगी, और ट्रेड होगी 2030 तक 100 बिलियन डॉलर की। फ्री एग्रीमेंट की बात चल रही है सूद सर, रसिया के साथ। किसके? हाँ, रशिया के साथ। देखो, अभी पीएम मोदी 9 मई को रशिया जाने वाले हैं। जी उनका जो इंडिपेंडेंस डे या उनका जो एक स्पेशल डे आता है, वहां पे जी परेड है।
जो पुतिन के साथ पीएम मोदी खड़े होंगे, वहां पे बहुत सी बातें होंगी, उस पर बात करेंगे। वहां पे बात होगी ट्रेड डील, ट्रेड की बात होगी, वहां पे बात होगी डिफेंस डील्स की बात होगी, वहां पे आपस के अंदर मिलकर के बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 3 यूएस के वारशिप्स आ गए थे। जी पता ही चला क्यों आ गए थे। लेकिन रशिया इंडिया के साथ खड़ा है, बांग्ला और रशिया ने एक मैसेज दिया बांग्लादेश को कि हम जी तुम्हारे जी साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के अंदर इंडिया के साथ है। ये मैसेज यूनेस को भी दे दिया, क्योंकि जी जी 1971 वॉर में रशिया ने इंडिया की मदद की थी, इंडिया को बांग्लादेश को लिबरेट कराने में। जी ना जी हम भूले ना रशिया भूला। तो इसलिए इस टाइम पे जो उनके 3 वारशिप पहुंच गए चिटागोंग पोर्ट पे, एक सपोर्ट देने के लिए इंडिया को, साथ में उनके जो आर्मी चीफ है उनको सपोर्ट देने के लिए, और मोहम्मद यूनुस को बताने के लिए कि भाई हम इंडिया के साथ हैं और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। चाइना भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। सूद सर, अभी जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, चाइना का दौरा किया था, वो खबरों में आ रहा था कि जो इसके बांग्लादेश के 5 ऑफिसर थे ना, आर्मी ऑफिसर, उनको बंदी बना लिया था या हाउस हाँ, अरेस्ट कर लिया था। तो उसके पीछे क्या वो था सर? देखिए जो वकार थे ना, वो चाइना नहीं रशिया गए थे। ओके, रशिया। रशिया गए थे 8 मार्च को। जी 7 मार्च को 7 अप्रैल को गए थे रशिया के अंदर, और जी उसके जी जब वापस आए तो 7 पे 3 वारशिप आ गए रशियन। उस टाइम पे जी मोहम्मद यूनुस ने उनको जो 5 लोग थे, 5 सीनियर ऑफिसर थे, उनको कब्जे में कर लिया। उनके ऊपर चार्ज लगा दिया कि उन्होंने यहाँ पे अगस्त के अंदर कुछ लोगों पे गोलियां चलाई थी। जी देखिए जी वहां पे वार चल रहा है आपस में, एक आपस में खींचातानी चल रही है आर्मी चीफ के बीच में और मोहम्मद यूनुस के बीच में। जी जी इंडिया सपोर्ट कर रहा है उनके जो आर्मी चीफ है, चाइना और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस को। रशिया इस टाइम पे ज्वाइन कर गया इंडिया की सपोर्ट में, यानी कि उनके आर्मी चीफ को सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं कब पाकिस्तान के, जब अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कब होता है, कब वहां पे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है। देखते हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी काम हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को हटाया जाए, लेकिन इंडिया चाहता है कि खून खराबा ना हो। जो भी तख्ता पलट हो पीसफुल तरीके से हो, आराम से हो, और वहां पे पीस आ जाए बांग्लादेश के अंदर, ताकि शेख हसीना दोबारा वापस जाए। मुझे लगता है बहुत जल्दी शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर वापस जाएंगी। जी 1-2 महीने की बात है, हो सकता है 3 महीने लग जाए। लेकिन इंडिया चाहता है कि खून खराबे से कोई गद्दी से ना हटाया जाए, कोई लोगों की जान ना जाए, और सारा काम पीसफुल तरीके से हो। लेकिन काम होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।